कुवैत से केरल लाए गए 45 भारतीयों के शव कोची एयरपोर्ट पर उतारे गए शव एम्बुलेंस से घर भेजने की तैयारी। मरने वालों में 3 यूपी के लोग। G7 समिट के लिए इटली में प्रधानमंत्री मोदी अपुलिया में आज कई नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। शाम को इटली पीएम के साथ होगा डिनर। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, चुनाव नतीजों को बताया प्रभु का न्याय। बोले जो अहंकारी थे उन्हें 241 पर रोक दिया, जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रुके। दिल्ली में पीने के पानी का संकट बरकरार। गीता कॉलोनी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। पानी के टैंकर से हो रही सप्लाई भी पड़ रही कम। जनता पर फिर पड़ रही महंगाई की मार। दूध से लेकर दाल तक महंगी। 2 महीनों में दाल की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी। पराग दूध के दाम 2 रुपए बढ़े। उत्तर भारत में फिर आई झुलसाने वाली गर्मी। 2 से 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और एमपी में गर्मी और लू से हाहाकार। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय वायुसेना का विमान कुवैत से 45 भारतीयों का शव लेकर 10:30 बजे कोची पहुंच गए हैं। 2 दिन पहले खाड़ी देश में लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान कुवैत से कोची पहुंचा है। विदेश मंत्रालय में विदेश राज्य मंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद कुवैत जाने वाले गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह भी इसी विमान से वापस लौटे हैं। बुधवार को मंगाफ शहर में एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसमें कम से कम 48 लोग मारे गए। दूतावास ने कहा कि आवास सुविधा में 176 भारतीय श्रमिकों में से 45 की मौत हो गई और 33 अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों में केरल के 23, तमिलनाडु के 7, उत्तर प्रदेश के 3, उड़ीसा के 2 और बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हरियाणा के एक व्यक्ति शामिल हैं। कीर्तिवर्धन सिंह गुरुवार को कुवैत पहुंचे थे और 5 अस्पतालों का दौरा किया, जहां घायल भारतीय श्रमिकों का इलाज किया जा रहा है। वहीं दौरे के बाद 45 भारतीयों के शवों को लेकर कोची पहुंचे हैं। तो एयरपोर्ट से सभी के शवों को रवाना किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए इटली के अपुलिया पहुंच चुके हैं और वो कई वर्ल्ड लीडरों से कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आज पीएम के लिए बहुत बिजी डे है। वर्ल्ड लीडर्स के साथ पीएम का कई द्विपक्षीय बैठकें होने वाली हैं। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन को भी संबोधित करेंगे। अपनी 1 दिन की यात्रा के दौरान मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागरीय नामक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और जिसकी मेजबानी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कर रही हैं और पोप फ्रांसिस भी इसमें शामिल हैं। पीएम मोदी के पोप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की उम्मीद है। इसके अलावा बोर्गो इग्नाशिया के लग्जरी रिजॉर्ट में आयोजित शिखर सम्मेलन के मौके पर वर्ल्ड लीडर्स के साथ कई बैठकें होना भी तय है। दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां 24 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। 26 जून से होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। 25 जून तक सत्ता पक्ष और विपक्ष नाम दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए दिया जाएगा नाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। अहम खबर आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
दिल्ली से खबर। जब 25 जून तक सत्ता पक्ष और विपक्ष नाम दे सकता है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नाम दिया जाएगा और 25 जून बताया जा रहा है, जिसके पहले नाम देना है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद अब संसदीय प्रक्रिया की कार्रवाई आगे की शुरू होगी। संसदीय प्रक्रिया के लिए अब केंद्र सरकार ने मानसून सत्र बुलाया। मानसून सत्र 24 तारीख से बुलाया गया है और इस मानसून सत्र में सबसे पहले नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर के बाद परमानेंट स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा। उसके लिए एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया जाएगा। नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन में आपसी कोई तालमेल बन जाए और किसी एक नाम पर लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए सहमति बन जाए। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के आंकड़े लमसम सेम है, कुछ अंतर है दोनों में। तो लगता ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन मानेगा। तो यह माना जा रहा है कि जब 24 जून से लोकसभा का 18वीं सत्र शुरू होगा तो इस सत्र में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर होगा। प्रोटेम स्पीकर के बाद लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद लोकसभा के परमानेंट स्पीकर के लिए नामांकन होगा, नाम दाखिल होंगे। विपक्ष के तौर से कौन दाखिल करेगा, सत्ता पक्ष की तरफ से कौन होगा। तो उसके बाद परमानेंट लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद सत्र की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। कि नामों को आगे बढ़ाया जाता है, देखना बहुत अहम होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नाम दिया जाएगा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली से खबर। 24 जून से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। 26 जून को होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 25 जून तक सत्ता पक्ष और विपक्ष नाम दे सकेगा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस की निगाहें अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर। अपने संगठन को विस्तार देने की तैयारी में कांग्रेस। प्रदेश में पार्टी संगठन को दिया जाएगा विस्तार। 2027 की जमीन बनाने में जुटी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव से पहले बदले जाएंगे कई चेहरे। जिला इकाई और अन्य नेताओं का लिया जाएगा फीडबैक, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में पार्टी संगठन को विस्तार दिया जाएगा। ये बड़ी खबर। 2027 की जमीन बनाने में कांग्रेस जुटी हुई है। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। अपने संगठन को विस्तार देने की तैयारी में कांग्रेस, बड़ी जानकारी। प्रदेश में पार्टी संगठन को दिया जाएगा विस्तार। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, 2027 की जमीन बनाने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है लगातार। देखिए, इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती कह सकते हैं, या दोबारा से एक ऊर्जा कांग्रेस पार्टी में, जिसके बाद अब एक बार फिर से एक्टिव हो गई है कांग्रेस पार्टी।
लेकिन मैं तो निश्चित तौर पे इस बात से लोकसभा चुनाव में जहाँ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी एक मुख्य भूमिका को उत्तर प्रदेश में निभाती नजर आई है। और क्षेत्र के अंदर भी एक कांग्रेस की कहीं न कहीं उत्साह से भरी हुई है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से 27 के लक्ष्य को देना चाहती है। यानी कहीं न कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहती। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी हर मंच से अपनी तैयारियां पूरी करेगी, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का जो मेन विकल्प होगा तो कैसे इस बार जो है वो परसेंटेज किस तरीके से इस बार वो परसेंटेज को आगे ले जाए। बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस पार्टी उत्साहित नजर आ रही है और कांग्रेस की निगाहें अब 2027 के विधानसभा के चुनावों पर है। देखना होगा किस तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस में नई जान नजर आती है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में पार्टी संगठन को विस्तार दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2027 की जमीन बनाने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है और विधानसभा चुनाव से पहले बदले जाएंगे कई चेहरे। अहम खबर, जिला इकाई और अन्य नेताओं का लिया जाएगा फीडबैक। तो जिला इकाई और अन्य नेताओं का फीडबैक लिया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जर्जर मकानों का अब तक नहीं हुआ सर्वे। तो जर्जर मकानों का अब तक सर्वे नहीं हुआ और नगर निगम ने नहीं कराया सर्वे। 100 से अधिक हैं जर्जर इमारतें। बारिश में इमारतें गिरने का होता है खतरा। राजधानी में पिछले कई सालों से जर्जर है मकान। मकान मालिकों को नगर निगम ने नहीं जारी किया नोटिस। बारिश से पहले जर्जर मकानों को किया जाना था चिन्हित। अमीनाबाद, हजरतगंज और पुराने लखनऊ में हैं जर्जर इमारतें। शहर के कई इलाकों में 100 से अधिक हैं जर्जर इमारतें। बारिश शुरू होने से पहले प्रशासन को करवा लेना चाहिए था सर्वे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बारिश शुरू होने से पहले प्रशासन को सर्वे करा लेना चाहिए था। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बारिश में इमारतें गिरने का खतरा होता है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर निगम ने नहीं कराया सर्वे। बड़ी खबर, बारिश में इमारतें गिरने का होता है खतरा और अब तक सर्वे न कराए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमीनाबाद, हजरतगंज और पुराने लखनऊ में है जर्जर इमारतें, लेकिन अब तक सर्वे नहीं कराया गया। बारिश शुरू होने से पहले प्रशासन को करा लेना चाहिए था सर्वे।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, मकान मालिकों को नगर निगम ने कोई नोटिस नहीं जारी किया। बारिश में जर्जर मकानों के गिरने का खतरा होता है, बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम के पास में जिम्मा होता है और प्रशासन के पास जिम्मा होता है कि जो भी जर्जर मकान बने हैं उनका पूरा डाटा कलेक्ट करके उनको नोटिस थमाई जाए और उन्हें या तो मरम्मत कराया जाए उन मकानों के, या तो फिर उनको वहां से हटा दिया जाए जब तक कि बरसात चलती है। बरसात पिछले कई सालों से देखा गया है कि बरसात जब होती है, रिमझिम बरसात में कई मकान गिरने के आसार लगे रहते हैं और इसमें कई लोग अब तक जो है चोटिल भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनको बचाने को लेकर के प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होती है। इसके साथ ही साथ में नोटिस के उन्हें मकान से अगर बहुत ज्यादा जर्जर है तो उनको खाली करने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन अब तक नगर निगम की टीम ने या कह ले प्रशासन की टीम ने अब तक किसी भी प्रकार से जो कोई सर्वे है वो नहीं कराया है। हालांकि अगर सर्वे होता है तो लगभग 100 से अधिक मकान ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में है, पूरी तरीके से गिरने की कगार में है। अगर वो मकान, अगर बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं वो मकान जो है वो गिर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा हादसा ना हो, उसको टालने को लेकर के लखनऊ प्रशासन को पूरी तरीके से इसका सर्वे कराना चाहिए और सर्वे करा करके उन मकान को नोटिस देनी चाहिए। अगर नोटिस भी नहीं मानते हैं तो उस मकान को खाली कराने की हिदायत पूरी तरीके से दे देनी चाहिए प्रशासन को, जिससे कि कोई बड़ा जान माल का खतरा जो है वो ना हो सके। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर देखिए अब तक लापरवाही जो है वो इस पूरे मामले में सामने आई है। शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप। और नगर निगम ने सर्वे नहीं कराया। बरसात के मौसम में जर्जर मकानों के गिरने का खतरा होता है, 100 से अधिक जर्जर मकान हैं, लेकिन अब तक सर्वे न कराए जाने की बात सामने आई है, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा जो नुकसान है वो हो सकता है, बड़े हादसे भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। शहर के कई इलाकों में 100 से अधिक मकान जर्जर होने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, जर्जर मकानों का अब तक नहीं हुआ सर्वे। तो नगर निगम ने अब तक सर्वे नहीं कराया। 100 से अधिक हैं जर्जर मकान। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस की निगाहें अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं। अपने संगठन को विस्तार देने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, प्रदेश में पार्टी संगठन को दिया जाएगा विस्तार। 2027 की जमीन बनाने में जुटी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव से पहले बदले जाएंगे कई चेहरे। जिला इकाई और अन्य नेताओं का लिया जाएगा फीडबैक। तो जिला इकाई और अन्य नेताओं का फीडबैक लिया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रदेश में पार्टी संगठन को विस्तार दिया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि जिला इकाई और अन्य नेताओं का फीडबैक लिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस की निगाहें अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर। बड़ी खबर, अपने संगठन को विस्तार देने की तैयारी में कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्रदेश में पार्टी संगठन को दिया जाएगा विस्तार। अहम खबर आपको हम बता दें, प्रदेश में पार्टी संगठन को विस्तार दिए जाने की बात सामने आई है। 2027 की जमीन बनाने में कांग्रेस जुटी हुई है।
और संदीप मिश्रा से खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, कांग्रेस अपने आप को एक बार फिर से मजबूत मान रही हो और बताया जा रहा है कि 27 की विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी की नई रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी एक जमीन तलाशने का प्रयास कर रही थी अब तक कई वर्षों से, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उसे 6 सीटें मिली है, तो कहीं ना कहीं संजीवनी का काम किया है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव जो खत्म पूरे हो चुके हैं तो विधानसभा चुनाव की तरफ रुख कर चुकी है। ऐसे में पार्टी अपने संगठन को विस्तार देना चाहती है। सन 2027 की जो तैयारियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जुड़ चुकी है और कांग्रेस पार्टी का जो अपना मकसद है कि किस तरीके से 2027 की जो रणनीति होगी उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। नए चेहरों के साथ में, संगठन के साथ में इस बार कांग्रेस पार्टी उतरना चाहती है। इसके साथ ही साथ में जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी बीते हुए लोकसभा चुनाव है उसमें जो कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के साथ में खड़े रहे हैं, पार्टी के साथ में दमखम के साथ खड़े रहे, उन कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में करेगी। और इसके साथ पूरी तैयारी है विधानसभा चुनाव की कि कैसे इस बार जो है उत्तर प्रदेश में खासतौर पे ठीक ठाक सीटें ला करके एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से जो है, पिछले कई चुनावों से कह सकते हैं कि लगातार अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं उसे नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार जो 6 सीटें मिली है कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं संजीवनी का काम कर रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कोशिश और उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने की नई कोशिश जो है कह सकते हैं वो कर रही है। शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कई चेहरे बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक्टिव होने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि संगठन स्तर पर भी कई बदलाव किए जाने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस के निगाहें अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। और अगली खबर का रुख करते हैं। बरेली से खबर आपको हम बताते हैं, टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर जमकर बवाल। कार सवार ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। दबंगों ने टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की है। फरीदपुर के शेखर अग्रवाल ने 7 गाड़ियों से बुलाए गुंडे। सभी ने मिलकर टोलकर्मी को बड़ी बेरहमी से पीटा है। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में टोलकर्मी को भर्ती कराया गया है। पूरी घटना टोल पर लगी सीसीटीवी में कैद हुई है। बड़ी खबर, पुलिस ने 25 अज्ञात लोगों पर दर्ज करी एफआईआर। बलवा सरकारी भवन में तोड़फोड़ मारपीट की एफआईआर। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो ये अहम जानकारी सामने आ रही है। कार सवार ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। दबंगों ने टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ भी की है। और बरेली से हमारे साथ में हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, फरीदपुर के शेखर अग्रवाल ने 7 गाड़ियों से गुंडे बुलाए, जिसके बाद यहां पर बताया जा रहा है तोड़फोड़ हुई, पिटाई की गई है टोल कर्मियों की, लेकिन अब पुलिस ने भी कड़ा एक्शन ले लिया है पूरे मामले में। ये जो तस्वीरें हैं ये सीसीटीवी फुटेज है। ये फरीदपुर इलाका है बरेली का। वहां पर जो टोल प्लाजा है NH24 पर, वहां पर जो है देर रात की ये पूरी घटना है, जिसमें करीब रात के 1 बजे जो है जो फरीदपुर का रहने वाला युवक है वो निकल रहा था और उसने जो है सबसे पहले टोल ना देने को लेकर के, यानी कि जो टोल की फीस होती है वो ना देने को लेकर के पूरी बहसबाजी करता है। और उसके बाद जो टोल कर्मचारी है उसके साथ जमकर मारपीट की। कहीं ना कहीं टोल प्लाजा के जो कर्मचारी अन्य थे उन्होंने बचाया, लेकिन कुछ देर बाद जो है टोल प्लाजा पर कई गाड़ियों से जो है जो बदमाश थे वो वहां पर पहुंचे और खूब जम करके मारपीट की। जो युवक है, कर्मचारी है, उसकी हालत गंभीर है, उसको जो है अस्पताल में, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर जो है कई अज्ञातों के समेत जो है जो युवक है उसको नामजद किया गया है और साथ ही साथ कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल बरेली पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर जो एक्शन लिया जा रहा है। शुक्रिया शानू आपका फिलहाल, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है। तो पूरी घटना वहीं लगे कैमरे में कैद हुई।
और बलवार सरकारी भवन में तोड़फोड़ को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली से एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीओ दीपशिखा पर रिश्वत मांगने का आरोप, ईंट भट्ठा मालिक से 2 लाख रिश्वत मांगने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। रिश्वत नहीं देने पर ट्रैक्टर जेसीबी सीज करने का आरोप, और ईंट भट्ठा मालिक ने मामले की एसएसपी से शिकायत की है। तो पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पूरे मामले की शिकायत कर दी गई है। और शानू कुमार इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में बरेली से लगातार बने हुए हैं। शानू का रुख कर लेते हैं। शानू, पूरे मामले में रिश्वत मांगने की बात सामने आई है, लेकिन अब ईंट भट्ठा मालिक ने एसएसपी से पूरे मामले में शिकायत भी कर दी है, बताया जा रहा है। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे ये सीओ दीपशिखा अहिरवार हैं, जो कि बरेली में काफी लंबे समय से तैनात हैं। पहले कई सर्किलों का इन पर चार्ज रहा है, और अब की बात की जाए तो वीरगंज जो सर्किल है वहां पर ये सीओ की कमान संभाली हुई है। लेकिन बड़ा मामला ये है कि लगातार कई बार ये सुर्खियों में रही हैं और कई विवादों में रही हैं। और अब जो बड़ा मामला ये है कि जो ईंट भट्टे का मालिक था, यानी कि जो उसकी खुद की जेसीबी थी और खुद का ट्रैक्टर ट्रॉली था, वो अपने यहाँ ईंट का कारोबार कर रहा है और ईंट भट्टे का काम चला रहा है। लेकिन उसने शिकायती पत्र एसएसपी के लिए दिया है। उसमें उसने साफ तौर पर जाहिर किया है जो सीओ दीपशिखा है उसके भट्टे पर पहुंचती है, वहां पर जो कर्मचारी होते हैं यानी कि जो मजदूर होते हैं उनसे बदसलूकी करती हैं। तभी मौके पर जो भट्टा मालिक है रिफाकत, वो पहुंचते हैं और उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। फिलहाल उसने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, और साथ ही तौर पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि करीब जो है सीज करने की बात की गई है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको भी सीज किया गया है, और पैसे न देने के, यानी कि जो रिश्वत थी वो करीब 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, और उसके बावजूद ही ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा आरोप है जो पुलिस महकमा है उस पर लगातार ऐसे अभी तक इंस्पेक्टरों और सिपाहियों पर आरोप लगते थे, लेकिन अब खुद जो कि सीओ बड़ा चार्ज होता है और उन पर गंभीर आरोप लगा है। फिलहाल पूरे मामले की जो है शिकायत एसएसपी बरेली गुले सुशील चंद्रमान को की गई है, और उन्होंने एसपी नॉर्थ को पूरे मामले की जांच दी गई है। फिलहाल गरिमा, बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप कहीं ना कहीं बरेली का जो पुलिस महकमा है वो नहीं उतर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शानू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ईंट भट्टा मालिक ने मामले की एसएसपी से शिकायत कर दी है, और सीओ दीपशिखा पर रिश्वत मांगने के आरोप की बात सामने आई है। बरेली से खबर, सीओ दीपशिखा पर रिश्वत मांगने का लगा आरोप। बरेली से अहम खबर, ईंट भट्टा मालिक से 2 लाख रिश्वत मांगने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। बरेली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को धमकी का मामला, बैंक अफसर अंकित गोयल के खिलाफ एक और केस दर्ज। सीडीओ कार्यालय में आग जाने की कोशिश मामले में रिपोर्ट। बैंक अफसर ने बीओबी के जीएम दफ्तर में लगाई थी आग। अंकित गोयल ने अपनी पत्नी की कार में भी लगाई आग। अंकित की हरकतों से ट्यूलिप टावर के लोग सहमे। अंकित गोयल पुलिस से भी कर चुका है बदसलूकी। आरोपी बैंक अफसर अंकित गोयल फरार है। बारादरी और कोतवाली थाने में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, अंकित गोयल से पुलिस से भी कर चुका है बदसलूकी, और अंकित की हरकतों से ट्यूलिप टावर के लोग सहमे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। बरेली से उनका रुख कर लेते हैं। शानू, आरोपी बैंक अफसर अंकित गोयल को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। देखिए गरिमा, ये जो सीएम अरविंद केजरीवाल पर इन्होंने जो है पहले एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और उसके बाद जो है ये लगातार चर्चाओं में आए थे। और जो अंकित गोयल है, लगातार ये जो बारादरी थाना क्षेत्र में और कोतवाली थाने में इन पर 2 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज किए गए हैं। दरअसल ये अंकित गोयल है, ये सहायक प्रबंधक यानी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है बरेली रेलवे जंक्शन के जो ब्रांच है वहां पर तैनात है। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर टिप्पणी की, उसके बाद ये चर्चा में आए लगातार। उसके बाद इनको जो है बैंक की तरफ से निलंबित किया गया था।
बिल्कुल, शुक्रिया अंकित, आप माफ कीजिएगा शानू, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, अंकित की हरकतों से परेशान लोग अंकित गोयल पुलिस से भी बदसलूकी कर चुका है। और अगली खबर भी बरेली से ही है, जहां पर युवक का बाइक पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। दुकान पर सामान लेने गया था युवक, सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। पीड़ित ने मामले की पुलिस से शिकायत की है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बरादरी थाना क्षेत्र के दोहरा रोड का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो दुकान पर सामान लेने गया था युवक, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, यह अहम खबर आपको हम बता दें। पीड़ित ने मामले की पुलिस से की शिकायत। मामले की छानबीन में जुट गई है पुलिस। सीसीटीवी की मदद से अब पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, सीसीटीवी की मदद पुलिस ले रही है और तलाश की जा रही है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, बेसिक स्कूलों में बढ़ सकती हैं गर्मी की छुट्टियां, एक सप्ताह और बढ़ सकती हैं स्कूल की छुट्टियां। गर्मी को देखते हुए स्कूल चलो अभियान आगे बढ़ सकता है। स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षक घर घर जाकर सर्वे करेंगे। शासन स्तर पर भी गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने पर चल रहा विचार। हम खबर आपको हम बता दें, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौसम विभाग से राय मांगी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौसम विभाग से मांगी है राय। तो एक सप्ताह और बढ़ सकती हैं स्कूल की छुट्टियां। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, बताया जा रहा है इसी को देखते हुए स्कूल की छुट्टियों को और बढ़ाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी लगातार जो है अपने चरम सीमा पे है। अगर आज भी टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो 45 के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो लगातार जो गर्मी है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसको लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में शासन स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में अधिकारियों और मौसम विभाग से राय मांगी गई है कि कैसे इस बार स्कूलों के स्कूल कैसे खोले जाएंगे, यानी कि गर्मी छुट्टी क्या बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर के ये मौसम विभाग से राय मांगी गई है। हालांकि अब इस पे मंथन हो रहा है और क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में गर्मी की छुट्टी एक सप्ताह बढ़ाने का जो है आदेश बहुत जल्दी जारी हो सकता है,
क्योंकि स्कूल चलो अभियान के तहत जो शिक्षक हैं जो घरों तक जाते हैं, घर घर जाकर के सर्वे करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, वो भी दोपहर में निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में स्कूल अगर खुलता है तो वहां पर पंखा, लाइट जैसी जो सुविधा होगी वो बच्चों को नहीं मिल पाएगी, जिससे बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। इन सारी चीजों को विचार विमर्श करने के बाद जो है शासन नई आदेश जारी करने वाला है, बहुत जल्द कर सकता है कि बच्चों को एक हफ्ते की छुट्टी और आगे बढ़ा दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें जहां पर स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षक घर घर जाएंगे और आपको बता दें कि गर्मी को देखते हुए स्कूल चलो अभियान आगे बढ़ सकता है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षक घर घर जाकर सर्वे करेंगे। बड़ी जानकारी, शासन स्तर पर भी गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने पर विचार चल रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, नगर निगम के वाहनों से डीजल चोरी का खेल, मरम्मत के बहाने जीपीएस खराब करवा देते थे डीजल चोर। निगम की गाड़ियों में लगवाए गए हैं जीपीएस सिस्टम। डीजल चोरी में पकड़े गए ड्राइवर से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। नए सिस्टम से एक कदम आगे है नगर निगम के तेल चोरी करने वाले और डीजल चोरी रोकने के लिए नगर निगम ने लगाया जीपीएस। सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाए गए थे। अफसर ने जनरेशन मिश्र पार्क के पास पकड़ी थी चोरी। ड्राइवर को चोरी का डीजल बेचते पकड़ा गया था। वाहनों में लगे जीपीएस सिस्टम की दोबारा जांच होगी। तो अब वाहनों में लगे जीपीएस सिस्टम की दोबारा होगी जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए। संदीप, देखिए नगर निगम की ओर से सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया, लेकिन जो डीजल चोर थे वो उससे ज्यादा स्मार्ट निकले और उन्होंने जीपीएस सिस्टम को ही खराब कर दिया। बताया जा रहा है कि अब दोबारा से सभी वाहनों के जीपीएस सिस्टम की जांच होगी। बिल्कुल, देखिए लगभग 1 साल पहले नगर निगम में जितनी भी गाड़ियां जो सड़कों पर कूड़ा उठाने का काम करती थी या डोर टू डोर घरों में जाकर के कूड़ा कलेक्ट करती थी, उन गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम जो है वो लगाया गया था, जिससे कि डीजल में किसी प्रकार से चोरी ना हो सके और ड्राइवर जो है वो नगर निगम को गुमराह न कर सके। जिस रूट पे जाना होगा उसको जीपीएस के माध्यम से उस रूट का पूरी लोकेशन जो है वो नगर निगम के डाटा के पास में मौजूद रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी चोर इतने साथे निकले कि मरम्मत के बहाने जो है तो गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए लेकर के गए तो वहां पे जीपीएस सिस्टम को ही खराब कर दिया उन्होंने, और खराब करके इसके बाद से डीजल जो चोरी था वो परम सीमा पे कर रहा था। हालांकि 3 दिन पहले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें लगातार पूछताछ की जा रही कि आखिर किस प्रकार से चोरी की जा रही थी नगर निगम में। और ये जानकारी जब मिलती है नगर निगम को तो नगर निगम चौंक सा जाता है कि जो नए सिस्टम लगाए गए थे उसको नगर निगम ने पूरी तरीके से जो ड्राइवर थे, जो प्राइवेट ड्राइवर थे, जो बाहरी आकर के काम कर रहे थे, उन्होंने इसको हैक कर लिया था और इसके माध्यम से वो लगातार डीजल चोरी की जो घटना है वो करते चले जा रहे थे। लगभग 170 लीटर डीजल चोरी करके वो बाहर लेकर के निकले हुए थे बेचने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम टीम मौके पर पहुंच करके उनको पकड़ लेती है। फिर उसके बाद से अब जो है नए सिरे के साथ में इसकी पूरी जांच कराई जा रही है और जो जीपीएस सिस्टम लगाए गए थे अन्य गाड़ियों में उसकी भी जांच की जा रही है कि कौन से सिस्टम चल रहे हैं या कौन से खराब पड़े हुए हैं। तो तरह तरह की चीजों को लेकर के अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि डीजल चोरी की खबर को के न्यूज ने पहले ही दिखाया था और इस खबर को दिखाने के बाद से लगातार इस मुद्दे को नगर आयुक्त हो या फिर नगर निगम के प्रशासन हो वो लगातार इस मुद्दे को देख रहे हैं और उठा भी रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए तो सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन डीजल चोरों की ओर से इन सिस्टम को खराब कर दिया गया। हालांकि अब दोबारा से सब सिस्टमों की जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं। पहासू थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने महिला को रास्ते में रोककर मारपीट की। महिला से 3100 रुपए, कानों की कुंडल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित महिला बच्चे को दवा दिलाने जा रही थी पहासू। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और पीड़ित महिला बच्चे को दवा दिलाने के लिए जा रही थी। महिला से 3100 रुपए, कानों के कुंडन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित महिला बच्चे को दवा दिलाने के लिए पहासू जा रही थी। उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित महिला ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। पहासू थाना क्षेत्र के सिंह नगलिया का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं।
प्रतापगढ़ से खबर, सराफा व्यवसायी से लूट का मामला। घटना के 8 घंटे के भीतर ही लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ में 3 लुटेरों को पुलिस ने अरेस्ट किया। मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरों को पैर पर लगी गोली, इमरान, अरबाज, नदीम और को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लुटेरों से सोने के गहने, 3 तमंचा, मोबाइल बरामद किए गए हैं। कल शाम सराफा व्यवसायी से लुटेरों ने की थी लूट। फायरिंग करते हुए बाइक सवार बदमाश हुए थे फरार। कोहडौर थाने के राय चौराहे पर हुई मुठभेड़। जिसमें बाइक पर कुछ बदमाशों के द्वारा एक ज्वेलर के साथ में लूट की गई थी और इस पे तत्काल प्रभाव से सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी प्रभारी सुनील यादव, सब इंस्पेक्टर विवेक मिश्रा और सब इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह हस्ते, उनके द्वारा काफ़ी अच्छे से काम करते हुए एक्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनसे बरामदगी हेतु प्रयास किया गया। तो इस क्रम में बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। और अगली खबर कानपुर से, जहां देर रात एक गोदाम में लगी भीषण आग। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गेट की ताली तोड़कर गोदाम के अंदर पहुंचे दमकल कर्मी। हादसे में कोई जनहानि नहीं होने की सूचना। आग लगने का कारण नहीं हो सका स्पष्ट। रायपुरवा थाना क्षेत्र के कोपरगंज का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो कोपरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता दें। अमरोहा से खबर, शॉर्ट सर्किट से पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से पटाखा फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर घायल हो गए हैं। 4 घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 मजदूरों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर भी कर दिया गया है। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। सीएमओ अमरोहा ने घायलों से जानकारी भी ली है। रजबपुर थाना क्षेत्र के सुदनपुर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर, दोस्त के घर पर मिला युवक का शव। संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। पड़ोसियों ने दी मृतक युवक के परिजनों को सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंगा चौराहे का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा के रजबपुर के नेशनल हाईवे 9 पर बिना नंबर प्लेट बाइक से युवक कर रहा जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि अमरोहा में आए दिन वाहन चालकों के स्टंट करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं और पुलिस भी ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद भी जिले में स्टंटबाजी का खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए स्टंट करते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी जान से खिलवाड़ करते हैं। रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर बिना नंबर प्लेट की बाइक से स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और नोएडा के थाना फेस 1 अंतर्गत हुई इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश, जिस पर 26 मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं, को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ सेक्टर 1 गोल चक्कर की ओर से सेक्टर 15A की ओर जाने वाली सड़क पर हुई है, जब बदमाश को चेकिंग
रोका गया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्यवाही में बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। नोएडा पुलिस की मुठभेड़ में पकड़े गए शातिर बदमाश ऋषभ दयाल का आपराधिक रिकॉर्ड काफी पुराना है। लुटेरे के साथ देर रात्रि मुठभेड़ हुई है। थाना फेज 1 की पुलिस पुल चक्कर चौकी के पास चेकिंग कर रही थी। यहाँ पर एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान ऋषभ दयाल के रूप में होगी, जो मूल रूप में फेज 3 मयूर बिहार दिल्ली का रहने वाला है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, कारतूस से खोखा बरामद हुआ है। इसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनमें से एक मोबाइल उसके द्वारा थाना क्षेत्र सेक्टर 58 में कल लूटा गया था। 2 मोबाइल अन्य क्षेत्रों से लूटे गए हैं, जिनकी पहचान कराई जा रही है। बरामद स्कूटी की भी कनेक्टिविटी देखी जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। घायल बदमाश एक शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक मुकदमे लूट एवं चोरी की विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं, विभिन्न धाराओं में। बदमाशों के विरुद्ध जो अभियान एक नोएडा पुलिस का जारी है, पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशन में वो यथावत जारी रहेगा और गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कठोरतम धाराओं में वैधानिक कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री पार करने लगे, ऐसे में ठंडे घर सिर्फ आराम ही नहीं, जीवित रहने के लिए भी अनिवार्य हो गए हैं। हम सभी कम लागत वाले शीतलन के आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सोलर रिफ्लेक्टिव सफेद पेंट, ठंडी छत तकनीक, वायु रोशनी संचार और क्रॉस वेंटिलेशन, थर्मोकॉल इंसुलेशन, हॉलो ईंटें, छत पे घास की गठरी रखना या बेल लगाना। अगर आप नई इमारत बना रहे हैं तो सादी दीवारों की जगह कैविटी दीवार तकनीक का उपयोग करें। जाली वाली और छिरोकेदार दीवारें धूप को रोकती है और वायु प्रवाह बढ़ाती है। रंग रोगन के लिए चूना या मिट्टी जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। कांच का उपयोग कम करें। घर के आसपास स्थानीय पेड़, लता वाली हरी दीवारें तथा इंडोर पौधे गर्मी को मात देते हैं। अमल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। जीवन में ठंडक लाएं, घर को स्वर्ग बनाएं। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और भिंड से आपको खबर बताते हैं। इस बीच भिंड से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। भिंड से खबर का रुख कर लेते हैं। घायल वृद्ध को अस्पताल ले जाने से रोके जाने की बात सामने आई है। भिंड से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर दबंगों ने एक वृद्ध को जमकर पीटा है। तो दबंगों ने एक वृद्ध को जमकर पीटा है। लड़की भगाने के शक में लड़के के पिता को पीटा। घायल वृद्ध को अस्पताल ले जाने से रोका। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और वृद्ध ने तड़प तड़प कर जान दे दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र के भारद्वाज मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला को किसी ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि महिला गेट से बरामदे की तरफ आ रही थी कि तभी अचानक गिर पड़ी। परिजनों ने जब देखा तो महिला को किसी ने चाकू से गोदकर घायल कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। की चौकी कोतवाली के भारद्वाज मोहल्ले में पूर्ति गुप्ता नामक महिला, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, की हत्या हुई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के संबंध में मृतका के घर वालों के द्वारा जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज रात करीब 10 से 11 के बीच में मृतका, उसके माता पिता और मृतका की एक छोटी बच्ची एक ही कमरे में मौजूद थे और ये सभी एक ही कमरे में रहते हैं। और रातों करीब 10 से 11 के बीच में ये खाना खा के सो गए थे। और उसके कुछ देर बाद जो मृतका की माँ है, उसने बताया कि मैंने देखा कि जो मेरी बेटी है, जो मृतका है, वो खड़ी होकर दरवाजे की तरफ जा रही थी और अचानक से दरवाजे के बाहर बरामदे में गिर गई और हमने वहाँ पर किसी को देखा नहीं। इस क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और जो शव है उसको PM के लिए भेजा गया। महिला के चाकू से गोदकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है
और डेरा बाबा नानक के नजदीक गांव जोड़ी कला में अचानक आग की चिंगारी और तेज हवा के चलते गुजर समुदाय का लाखों रुपयों का नुकसान होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुज्जर समुदाय की बीबी जालेखा ने बताया कि शाम में जब वो पानी भरने गए तो देखा कि घर में आग लगी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। उन्होंने बताया कि इस आग से उनको 9 लाख रुपए के गहने, 2 लाख रुपए नगद, ट्रैक्टर के आरसी, कपड़ा और एक नई बाइक जल गई है। इस मौके पर उन्होंने पंजाब सरकार, प्रशासन के उच्च अधिकारियों से आर्थिक मदद करने की गुहार भी लगाई है। ਤੁਸੀਂ ਉਸਲੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਕੋ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦੀ ਸੀ। ਚਾਣਕ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਇਆ। ਆਹੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਨਗਦ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੀੜਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਲਿਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ मदद कर सके। खबर है गुरदासपुर से, जहां पर जूडो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग अग्रणी भूमिका निभाएगा। श्री राजेश कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी गुरदासपुर, ने शहीद भगत सिंह जूडो प्रशिक्षण केंद्र गुरदासपुर में पिछले साल के राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। खेल करियर और खिलाड़ियों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੂਡੋ ਕਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੂਡੋ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਡੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਫਿਸ, ਮੈਡਮ ਨੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਮਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਜੋਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1983 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ बड़ी अच्छी भूमिका जी निभा रहे हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का